गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो ला रहे हैं जो लेसन नंबर 9 का ही, ठीक है। आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाना है और आपके पास आते रहें, ठीक है। देखिए, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, पहले ये देख लो। चिन्ह परिपाटी देखिए, यह कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है। जैसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमने x जो अक्ष है जैसे मूल बिंदु माना, वैसे ही ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर ही आधारित है चिन्ह परिपाटी में। इसमें हमने क्या किया है, जो दर्पण है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा ये है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा में क्या होती हैं? धनात्मक। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा ये है और उसके विपरीत दिशा में अगर हम आते हैं तो मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो इधर कैसी होती है? ऋणात्मक। तीसरी होती है मुख अक्ष के लंबवत। तीसरी है मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। मुख अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी देखिए दोबारा से समझा रहा हूं। चिन्ह परिपाटी में क्या है कि सभी ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के ध्रुव को क्या मानते हैं? मूल बिंदु। और सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। सेकंड पॉइंट, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। थर्ड पॉइंट है, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। मुख अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ये चिन्ह परिपाटी है। आपको किसी भी दूरी का मापन करना है तो इसके आधार पर आपको प्लस और माइनस का चिन्ह लेना है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक आपको हम बताते हैं कि वक्रता। प्रतिबिंब पहले आता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके नियम हैं। तो प्रतिबिंब फर्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? पहले देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक किरणें, किसी बिंब से दो या दो से अधिक किरणें चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस बिंब का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है।
जब किसी बिंब से दो या दो से अधिक किरणें चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस बिंब का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। सेकंड क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दर्पण के सामने बनता है उसे हमें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दर्पण के सामने बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता हो, ठीक है ना, या आभास होता हो कि वहां पर बन रहा है, उसे हमें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के नियम है कुछ, वो देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम इसमें ही देखिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। फर्स्ट नियम है प्रतिबिंब बनाने का कि प्रतिबिंब बनाने का फर्स्ट नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। फर्स्ट नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो क्या होता है? गुजरती है, और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई क्या होती है? ये प्रतीत होती है, ठीक है। ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, सेकंड नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो रही है? प्रतीत। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, ठीक है। तीसरा है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है, ठीक है। एक और है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, चौथा है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह परावर्तन के नियम का पालन कर उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी ये ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। एक बार वापस समझ लो इनको। प्रतिबिंब बनाने के नियम,
हमको कम से कम 2 किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए। अब 2 किरणों में से हम देखिए, अब इन 4 किरणों में से अगर हम कोई सी भी 2 किरणें लेते हैं तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये नियम क्या है? यदि कोई, फर्स्ट नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ठीक है। सेकंड नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। थर्ड नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है। फोर्थ नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जिस कोण पर आपतित होती है वह परावर्तन के नियम का पालन कर उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है। ये प्रतिबिंब बनने के नियम है। इन चारों नियमों का आप याद रखिए। कोई भी आप प्रतिबिंब या तो अवतल दर्पण के लिए और ये क्या है? उत्तल दर्पण के लिए, इनमें से आप जैसे भी जाएंगी तो आप प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है। अब देखिए, आपको अगला टॉपिक चालू करते हैं। इसमें अब हम चालू करते हैं वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या व मुख्य फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या एवं मुख्य फोकस दूरी में संबंध। देखिए, इसमें क्या संबंध है कि इसमें से एक संबंध है। तो वो संबंध कैसे आया है कि एक हमने अवतल दर्पण लिया, कोई सा दर्पण ले सकते हैं। हमने ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है। ये इसका ध्रुव है P, ध्रुव क्या है इसका? P। ठीक है। अब हमने इसमें एक बिंब लिया, ये बिंब है A और B, एक बिंब है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये मुख्य फोकस है F, उससे होकर गुजरती है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये इसका मान लीजिए कर्वेचर सेंटर C, वक्रता केंद्र C है। इस C से हमने इस पॉइंट, मान लीजिए ये रेखा है, ये बिंदु मान लीजिए M है, ये रेखा B और M रेखा जा रही थी। इस पर हमने M पर, इस पर अभिलंब, ये अभिलंब सेंटर से डला है तो हमने ये अभिलंब डाल दिया। ठीक है। ये कोण आपतन कोण, ये कोण आपतन कोण क्या है? I, ये अपवर्तन कोण क्या है? R। ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। क्योंकि परावर्तन के नियम का पालन कर रही है। ठीक है। उस कंडीशन में तो ये I है तो ये बराबर R ही कह सकते हैं इसको भी। ठीक है ना। तो R है तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास? R रहेगा। क्या रहेगा ये? R। समझा गया? क्यों रहेगा? क्योंकि इस त्रिभुज में आप देखिए, कौन से में, ये रेखा कौन सी? BM रेखा, और ये रेखा है कौन सी? X डैश S डैश। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इनको ये त्रियक रेखा काट रही है CM, ये त्रियक रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण है।
कैसे कोण है? एकांत, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर। ठीक है, ये आई देखो वैसे तो ये आर है। अब हमारे पास क्या करते हैं, इसमें इसको भी बराबर कर लेते हैं। देखिए ये एक आई बराबर भी क्या है? आर। या तो आप ऐसे करो या हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा में? सी एम एफ। इस त्रिभुज में इसमें एक प्रमेय है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके सम्मुख दो आंतरिक कोण क्या है? आर और आर। तो ये कितना हो जाएगा? 2r। या आप कह सकते हो ये दोनों ये टोटल कितना है? 2r। तो हमारे पास ये रेखा क्या है? BM और x x डैश दोनों समांतर हैं, इनको एक त्रिज्या रेखा काट रही है FM। तो ये पूरा कोण भी क्या है? 2r। तो ये भी कितना रहेगा? 2r। ठीक है, तो दोनों ही वो हैं उसके लिए, तो हमारे पास ये भी कोण कितना रहेगा? 2r। अब देखिए हमारे पास हम त्रिभुज, अब ये जो हमने दर्पण लिया है लघु द्वारक का लिया है, लघु द्वारक का दर्पण लिया है, तो उस कंडीशन में हमारे पास देखिए हम ट्राइंगल लेते हैं। पहले हमारे पास एम पी और सी में एम पी और सी लघु द्वारक का लिया है, इसलिए एम पी एक लगभग क्या है? सीधी रेखा है। कैसी है? सीधी रेखा। ठीक है, अब हमने इसमें हमारे पास इस एम पी, तो इसमें देखो एम पी और सी इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास 10 आर लगा दूं, आई में मानेगा। ठीक है, सही है, एक मिनट बंद करूं। तो आगे देखिए अब हमारे पास क्या है? इस ट्राइंगल में 10 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर? आर। 10 आर बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण देखिए हमारे पास लंब क्या है? एम पी बटे कर्ण क्या है हमारे पास? लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार। लंब क्या है? एम पी, आधार क्या है? सीपी, आधार क्या है? सीपी। ठीक है, जब आर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, एक मिनट बंद करो तो क्रॉस। देखिए अब हमारे पास क्या है? 10। इसमें जब r बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट r 0 की ओर जा रहा है लेकिन नॉट इक्वल टू 0, तो 10r बराबर से हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर से हमारे पास क्या है? MP बटे CP। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं कि ट्राइंगल हमने लिया, फिर हमने कौन सा लिया? MP और F में ये ट्राइंगल लिया हमने, MP और F में लिया, तो इसमें भी हमारे पास 10 2r बराबर से क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? MP बटे आधार क्या है? F और P। ठीक है, इसमें भी जब r बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब हमारे पास क्या रहता है? तब हम क्या लिख सकते हैं उसको? तब हम लिख सकते हैं कि लिमिट r 0 की ओर जा रहा है, तो tan 2r बराबर से हमारे पास लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। ये बराबर क्या है हमारे पास? MP बटे क्या लिख सकते हैं हमें? F और P। ठीक है, उस कंडीशन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में r का मान समीकरण 1 से रखने पर, फर्स्ट से रखने पर
रखने पर हमारे पास क्या आता है, देखो 2r, r की जगह समीकरण नंबर 1 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। r बराबर क्या है, mp बटे cp, तो हमने रख दिया mp बटे cp बराबर से हमारे पास mp बटे हमारे पास क्या है f और p, तो mp से हमारे पास mp कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो देखिए क्या है, इधर को हमारे पास बचा है 2 बटे cp बराबर से हमारे पास क्या बचा है 1/f p, ये हमारे पास बचा है। अब हमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए हम इसका मान रख देते हैं, तो cp बराबर क्या है वक्रता त्रिज्या, ये क्या है कैपिटल R, ठीक है ना। fp क्या है मुख्य फोकस दूरी स्मॉल f, दोनों के मान रखते हैं, तो हम मान रखते हैं तो 2 बटे cp बराबर क्या है r, तो माइनस का r बराबर से 1/fp, fp क्या है स्मॉल f माइनस का स्मॉल f, माइनस से माइनस हमारे ये हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास इसको क्या दे सकते हैं कि f बराबर से r बटे 2, या तो हम ऐसे कहें या हम कहें कि r बराबर से हमारे पास 2f, ये संबंध है। अतः समीकरण नंबर 3, ये समीकरण 3 वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में संबंध को व्यक्त करती है। इस प्रकार हम वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में संबंध व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम चालू करते हैं, इसमें ही अगला टॉपिक हमारा है कि दर्पण समीकरण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण देखिए, दर्पण समीकरण दर्पण समीकरण देखिए, दर्पण समीकरण या हम कह सकते हैं एफ वी और यू में संबंध, या हम कहें कि एफ वी और यू में संबंध। बातें नहीं, कोई बात नहीं है। दर्पण समीकरण देखिए, दर्पण समीकरण में क्या है, ये एक हमने अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करते हैं। ये एक हमने अवतल दर्पण लिया, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये इसका ध्रुव क्या है P, ठीक है। एक बिंब हमने ये बिंब लिया है, बिंब क्या लिया A और B। इस बिंब से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये मुख्य फोकस है F, उससे होकर गुजर रही है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये वक्रता केंद्र है, इससे होकर गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो हमको कम से कम 2 किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो ये दोनों किरणें जहां क्रॉस हो रही हैं वहां पर इसका क्या बनता है हमारे पास प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बना है A डैश और B डैश, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब बना है, तो अब देखिए हमारे पास थोड़ा देखिए, ये बिंब है, बिंब से अब हमारे पास देखिए, अब हमें त्रिभुज लेते हैं, ट्राइंगल A B और C। वह ट्राइंगल हम लेते हैं कि A डैश B डैश और C में
हमने ये ट्राइंगल लिया है ए बी और सी, दूसरा लिया है ए डैश बी डैश और सी। इन दोनों ट्राइंगलों में देखिए कि हमारे पास जो एंगल कौन सा ए सी और बी, ये एंगल और ए डैश सी और बी डैश, ये एंगल दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि कैसे कोण है शीर्ष अभिमुख कोण है। माने एंगल, अरे बातें नहीं, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए डैश सी और बी डैश। क्यों? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। मुख्य कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख मुख कोण है। ठीक है, कैसे कोण है शीर्ष अभिमुख कोण। और देखिए एंगल, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी डैश ए डैश और सी, क्योंकि दोनों कैसे कोण हैं समकोण हैं, 90 डिग्री के हैं। कितने कोण हैं दोनों 90 डिग्री, अर्थात बी ए सी ये कोण कितने का है 90 का, बी डैश ए डैश और सी ये कोण कितने का है 90 का। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं समरूप। और समरूप त्रिभुज के अर्थात हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी ये समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है। ट्राइंगल हमारे पास क्या है ए डैश बी डैश और सी कैसे हैं समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम भुजा लेते हैं तो देखिए हमारे पास से समरूप त्रिभुज की भुजा क्या है ए बी बटे, इसकी भुजा ली ए बी तो बटे में लेंगे ए डैश और बी डैश, बराबर से हमारे पास इसकी भुजा ली हमने ए सी, कौन सी भुजा ली है ए सी, बटे नीचे हमने लिया है सी और ए डैश सी या सी और ए डैश। ठीक है, ये भुजा ली है। आगे देखो ए सी को हमें देखो ए सी इसको हम लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी, ए सी को लिखेंगे ए पी माइनस सी पी। तो हमारे पास क्या है ए पी माइनस क्या लिख सकते हैं सी पी, ये लिख सकते हैं बटे हमारे पास ए डैश सी या सी पी को हम क्या लिख सकते हैं सी पी माइनस सी ए, मानी सी ए डैश को क्या लिखेंगे सी पी माइनस सी और ए डैश पी। ठीक है, तो हमारे पास सी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं सी पी माइनस हमारे पास रहेगा ए डैश पी, क्या लिखेंगे ए डैश पी, मान रख देते हैं हमारे पास। तो देखिए क्या रहता है ए बी बटे ए डैश और बी डैश, बराबर से हमारे पास सीपी देखिए सी और पी क्या है ये वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, ये क्या है कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये ए डैश ये देखो ए से और पी तक की दूरी क्या है यू बिंब की दूरी, ये दूरी है, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी v है। ठीक है, हमको एक और याद है कि r बराबर क्या होता है 2f, अर्थात एपी क्या है बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी क्या रहेगी माइनस यू, एपी क्या है माइनस यू माइनस सीपी बराबर क्या है आर बराबर क्या लिख सकते हैं 2f, क्या लिख देंगे 2f लिख दो ना, तो माइनस का 2f बटे हमारे पास क्या रहेगा सीपी का मतलब है माइनस का 2f और माइनस ए डैश पी देखिए ए डैश पी ये बराबर क्या हमारे पास v, तो माइनस का v, ये माइनस का v। ठीक है,
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश और बी डैश बराबर से हमारे पास क्या है माइनस यू, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस का 2f बटे माइनस का 2f और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2f और प्लस से v। समीकरण नंबर इसको हम देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब समीकरण, अब दूसरा देखिए, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। इस दूसरे त्रिभुज में दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास लिया, ट्राइंगल हमने लिया ए डैश बी डैश और एफ, वह ट्राइंगल हमने लिया एम पी और एफ, एम पी और एफ, एम पी और एफ। इन दोनों ट्राइंगलों में देखिए हमारे पास, इसमें भी देखिए तो ए डैश एफ, ए डैश एफ और ए डैश एफ और बी डैश बराबर है हमारे पास, तो ट्राइंगल एंगल हमारे पास है बराबर रहेगा ये एम एफ और पी, क्योंकि कैसे कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे, ये कोण और ये कोण, ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण। दूसरा एंगल हमारे पास बी डैश ए डैश और एफ बराबर है हमारे पास एम पी और एफ, क्योंकि कितने कोण हैं 90 डिग्री के, प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री के, ठीक है। तो अब देखिए आगे ये दोनों त्रिभुज, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ समरूप है ट्राइंगल एम पी और एफ के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी करेगा बराबर रहेगा। भुजाओं का अनुपात देखते हैं तो हमारे पास देखिए भुजाओं का अनुपात, उधर लेते हैं हमने एम पी, इसकी भुजा लेते हैं पहले हमें एम पी, एम पी बटे इसकी भुजा ली हमने ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश बराबर रहेगी हमारे पास, इसकी भुजा ली एफ पी, एफ और पी बटे हमारे पास देखिए इसकी भुजा एफ पी लिए है, तो अब इसकी भुजा लेंगे हमारे पास ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है। ये भुजाएं लिए हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आगे एम पी, एम पी बराबर क्या है हमारे पास ए बी। देखिए एम पी ये सीधी रेखा मानी है, ये बराबर क्या है ए बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी इसको, ठीक है ना। तो एम पी बराबर, ऐसे इधर लिख देता हूं, एम पी बराबर क्या है ए बी, ठीक है। ये मान रखते हैं तो हमारे पास एम पी की जगह क्या रख देंगे ए और बी बटे ए डैश और बी डैश बराबर से हमारे पास एफ पी, एफ पी ये भुजा है, ये क्या है मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। मुख्य फोकस दूरी क्या है माइनस का एफ बटे नीचे ए डैश एफ, ए डैश एफ को हम क्या लिखेंगे ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। मान रखो इसमें, तो हमारे पास देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर से हमारे पास क्या है माइनस का एफ बटे ए डैश पी बराबर क्या है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, इसका मतलब माइनस का v माइनस और एफ पी, एफ पी, एफ पी क्या है माइनस एफ, तो ये माइनस का स्मॉल है, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास रहा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर से माइनस का एफ माइनस का v और प्लस का f। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर क्या है 2, समीकरण 2 है। अब देखिए आगे, इतना समझ आ गया, रिपीट तो करना, बंद करो, बंद करो।
हाँ देखिए आगे इसमें अब देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण, अरे बातें नहीं, 1 व 2 से एक ये रही हमारे पास और समीकरण 2 ये रही, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड ए बी बटे ए डैश बी डैश, 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड ए बी बटे ए डैश बी डैश, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी करेंगे बराबर। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं माइनस का u प्लस का 2f बटे माइनस का 2f और प्लस का v, ये बराबर किसके रहेगा, माइनस का f अपॉन माइनस v प्लस f, ये हमारे पास इसका रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा करते हैं तो देखिए क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा में देखिए हमारे पास है माइनस का u प्लस का 2f माइनस v प्लस f बराबर से हमारे पास माइनस का f और ये इधर को जाएगा तो माइनस का 2f और प्लस का v, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस तो uv, इसको इससे करेंगे तो माइनस का uf, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास रहेगा माइनस का क्या रहेगा 2fv, इसको हम इससे करेंगे तो हमारे पास देखिए प्लस 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 का रहेगा प्लस का 2f का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। और देखिए आप पे आगे इसमें देखिए बराबर से हमारे पास, अब इसको करेंगे इससे तो माइनस का 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो माइनस f और b, माइनस का 2 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे हमारे पास uv, ठीक है, इसमें माइनस देखिए माइनस का uf माइनस का 2fv और माइनस का 2f और सॉरी प्लस का 2f का स्क्वायर, ये 2f का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर देता हूं कि ये 2f का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर को आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का fv बराबर से 0। तो हमारे पास देख लो माइनस का 2fv और एक प्लस का fv, तो कितना बचा हमारे पास uv माइनस uf और माइनस का fv बराबर से 0, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमने दे दिया, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि uv बराबर से हमारे पास uf प्लस fv, समीकरण नंबर 3। ये कौन सी है, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में हमें uvf का भाग देने पर, समीकरण 3 है, इसमें हमें uv और f का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमारे पास देखिए समीकरण 3 में uvf का भाग देने पर, भाग देते हैं तो हमारे पास देखिए इसमें देंगे तो सभी पदों में देंगे uv बटे uvf बराबर से हमारे पास इसमें है uf बटे uvf प्लस हमारे पास है fv में भी uvf, भाग दिया हमने uv कैंसिल, इसमें u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, f से f और v से v, तो हमारे पास क्या बचा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये समीकरण, ये f v और u में संबंध है। समीकरण, ये समीकरण को क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण।
समीकरण 4 क्या कहलाती है? दर्पण समीकरण, या एफ यू और वी में संबंध को व्यक्त करती है। थैंक यू सभी बच्चों को, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट होते रहें। थैंक यू।